गाइस हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट। और फार्मर्स का कहना है ये सब इन करोड़पति अरबपतियों के इशारों पे हो रहा है, इन बिलेनियर्स के इशारों पे हो रहा है। हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो बिलेनियर्स के इशारों पे नाचती है। ऐसा इंडिया में ही नहीं कि टाटा अंबानी या बिरला की बात होती हो, ऐसा यूएसए में भी और हर देश में ऐसी बात की जाती है। लेकिन जो देश कम्युनिस्ट है क्या उनमें भी ऐसी बोला जाता है? जैक मा ने एक बार बोला था कि देयर आर ओनली फ्यू ऑफ द बिलेनियर्स जिनका अंत सुखद होता है। मतलब कुछ ही करोड़पति या अरबपति लोग हैं चाइना के इतिहास में जिनका अंत सुखद हुआ है। जैक मा है कौन? जैक मा जो है वो, अगर मैं बताऊं आपको, तो वो चाइना के सबसे अमीर आदमी थे। क्योंकि अभी वो है, इसका तो खैर कोई आइडिया है नहीं वो कहाँ पर है। और वो अपने पीक पे एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, मतलब वो मुकेश अंबानी से भी अमीर थे अपने टाइम पे। माँ की कंपनी अलीबाबा, जो कि आज की डेट में एक अलीबाबा ग्रुप है। अलीबाबा चाइना का सबसे बड़ा कंपनी ही नहीं, चाइना का सबसे बड़ा ग्रुप भी है। और उसी के साथ साथ वो आईपीओ में सबसे बड़ी कंपनी थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। और उसके साथ साथ जो अलीबाबा कंपनी थी या अलीबाबा ग्रुप था, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो अमेजोन से भी कई गुना ज़्यादा था। जैक मा की जो कहानी शुरू होती है वो कुछ मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। वो कुछ ज़्यादा अमीर आदमी नहीं थे और उनका एक हार्ड लक था। हार्ड लक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और उधर मान लीजिए 20 वैकेंसी और 21 कैंडिडेट्स हैं, तो बाकी 20 लोगों को जॉब मिल जाएगी, सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगी। न जाने कितनी कंपनीज या फिर कितनी यूनिवर्सिटीज ने उन्हें रिजेक्ट किया है। लेकिन वो फिर 1999 में अपनी एक कंपनी अलीबाबा के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। अलीबाबा को एग्जैक्टली बहुत से लोगों ने यूज़ नहीं किया और ना ही वो करते हैं। अलीबाबा है क्या? अलीबाबा को अगर मैं कहूँ तो अलीबाबा एक कॉम्बिनेशन कह सकते दो कंपनीज का, अमेजोन और पेपाल, जहाँ पे वो अमेजोन की तरह मार्केटिंग भी करते हैं और पेपाल की तरह बैंकिंग भी करते हैं। हालांकि ये कंपनी है तो बहुत पुरानी, लेकिन लोग नहीं जानते थे। 2014 था। 2014 में ये कंपनी या ये ग्रुप इतना लाइमलाइट में कैसे आता है? यह लाइमलाइट में तब आता है जब 2014 में इस कंपनी को पहली बार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मैदान में उतारा जाता है और ये उसके साथ साथ उधर का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाता है, जिसकी जो वर्थ निकलती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो कुछ 158 बिलियन डॉलर्स निकलती है। अलीबाबा ग्रुप कुछ इतना बड़ा ग्रुप है कि ये मूवीज, एंटरटेनमेंट, न्यूज, मार्केटिंग, बैंकिंग, ना जाने शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो ये ना करता हो। मतलब आप इसे एक टाटा ग्रुप की तरह समझ सकते हो। अब आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हम इनकी बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये गायब हो गए हैं। ये काफ़ी टाइम से ना ही इनका कोई ट्वीट आया, ना ही इनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस आई और ना ही लोगों को पता कि ये एक्चुअली में है कहाँ पे। बहुत से लोग इनसे मिले नहीं, बहुत से लोगों ने इन्हें देखा नहीं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना होते हैं कि वो लोगों से मिले, वो तो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हैं। एक्चुअली में जो जैक मा थे उन्हें वो लाइफ को लिव करना ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या पब्लिक अपीयरेंस देते थे, उन्हें लग्जरियस लाइफ पसंद था, उन्हें शो ऑफ पसंद था, लोगों के बीच जाना पसंद था, उसी तरह जैक मा को जाना पसंद था। इवन जैक मा का एक अफ्रीकन टैलेंट शो भी था जिसके वो खुद भी जज थे। अब ये सिलसिला शुरू कब हुआ? 24 अक्टूबर 2020 को जैक मा अपनी एक कॉन्फ्रेंस में या फिर हम कहें अपनी एक पब्लिक अपीयरेंस में स्टेज पे ये कहते हैं कि जो चाइना का बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है, वो बहुत ही एंटीक है। उनकी मेंटेलिटी बहुत ही पुराने ज़माने की, वो बहुत ही एंटीक है। बाबा आजम के ज़माने का चाइना का बैंकिंग सिस्टम है। हमें उसे और बेहतर बनाने के लिए हमें कोई चीज़ें चाहिए और नए मेथड्स चाहिए, नए प्रोसीजर चाहिए। जिसके बाद जो जैक मा है उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दे, क्योंकि ये इनका आखिरी स्टेटमेंट था। चाइना के बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं बात करूं इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की, तो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में होता क्या है कि लोग लोन ले लेते हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाते, जिस वजह से जो बैंक्स हैं वो घाटे में चले जाते हैं। चाइना में उल्टा होता है। चाइना में अगर आपको लोन चाहिए तो आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ वर्थ, आपको सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है, तब आपको लोन मिलता है। जिस वजह से चाइना में बहुत से लोग लोन नहीं ले पाते, जिस वजह से लोन बढ़ते ही नहीं और उनका बैंकिंग सिस्टम इसी वजह से फेल हो रहा है। फेल मतलब काफ़ी नुकसान झेलता। जैक मा ने इसी को क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कही थी कि हमें कुछ नई चीज़ चाहिए, और ये उनका आखिरी स्टेटमेंट था। अब बहुत से लोगों ने कहा या चाइनीज़ गवर्नमेंट का है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है।
कि कोई आदमी ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद वो आया ही नहीं। हो सकता है वो बीमार पड़ गया, घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन एक अफ्रीकन टैलेंट शो जिसके वो खुद जज थे, उसका फिनाले कोई मिस कर दे, आप मालिक हो किसी शो के और आप अपने ही शो का फिनाले मिस कर दो जिसमें आप जज भी हो। सही होता है 14 नवंबर 2020 को। और उसी के साथ साथ एक चीज और देखी गई थी, एंट ग्रुप, जो कि शायद से शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम मार्केट में उतरने वाली थी अपनी पब्लिक ऑफरिंग्स के साथ विद द वैल्यू ऑफ $34 बिलियन। वो कंपनी भी एकदम से डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। उसी इंटरव्यू के बाद जैक मा की कंपनी अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती। हालांकि बहुत से मीडिया सोर्सेज ये बोलते हैं कि उनके सिर्फ कुछ शेड्यूलिंग इश्यूज हैं, या फिर कुछ मीडिया सोर्सेज ये भी कहते हैं कि वो कुछ नया सोच रहे हैं या वो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि जो ऐसी स्टोरी होती है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही गायब हो जाती है। आप ये सोचिए, सिर्फ एक के स्टेटमेंट देने पे, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने पे शायद से बहुत से लोगों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो ये गवर्नमेंट इस हद तक जा सकती है। तो अब आप सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा। एक्चुअली में इस गवर्नमेंट को डर था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या फिर हम कहें चाइनीज गवर्नमेंट को डर था कि कहीं जो अलीबाबा ग्रुप है वो एक टाइम के बाद इतना बड़ा ना बन जाए कि वो अपनी ही खुद की प्राइवेट गवर्नमेंट चलाने लगे। क्योंकि जो जैक मा की जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी डेमोक्रेटिक टाइप की थी, जैसे कि उनके स्टेटमेंट में ही दिखता था कि वो हर एक चीज़ को सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते थे, वो हेल्दी कंपटीशन करना ज़्यादा पसंद करते थे। इंडिया ने कई सारे चाइनीज ऐप्स बैन किए थे। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो ऐप्स है वो आपका डाटा चुराते हैं, या फिर उधर की जो गवर्नमेंट है वो आपका डाटा चोरी करती है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इंडिया के बैन के बाद कुछ टाइम बाद जो चाइनीज गवर्नमेंट ने उसने अपनी कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में सर्व कर रही है उनसे उनके कस्टमर्स और यूजर्स का डाटा मांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके जो अलीबाबा कंपनी और उसकी सारी कंपनीज है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठनी शुरू हो जाती है और वो डिस्क्वालीफाइड होनी शुरू हो जाती है। जैक मा अभी भी नहीं पता गवर्नमेंट को, ना किसी भी गवर्नमेंट को और ना ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बताया कि एग्जैक्ट वो है कहाँ पे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का जो मीडिया है वो ढूंढ रहा है कि एग्जैक्ट में जैक मा के साथ हुआ क्या। और ये पहली बार नहीं है कि किसी भी चाइनीज पर्सन या हम कहें चाइनीज बिलियनियर के साथ ऐसा हो रहा है। और जैक मा जैसे ही गायब होते हैं, हाल ही में कुछ टाइम पहले चाइना को अपना एक नया अमीर आदमी मिल जाता है, जिससे शायद से हम कुछ दिनों पहले तक जानते भी नहीं थे, जिसके बारे में शायद से हमने सुना भी नहीं होगा। और वो अमीर आदमी एशिया का भी सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसकी वर्थ जो है वो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा है, जो वेल्थ है उसकी। और जो जैक मा है पूरे दुनिया का मीडिया ढूंढ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ गया वो किसी को भी नहीं पता। ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि किसी चाइनीज बिलियनियर्स के साथ ऐसा हुआ या फिर उधर की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया। ऐसा कई बार हुआ है कि या तो कोई एकदम से गायब हो जाता है, किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है, या फिर किसी 18 साल की जेल हो जाती है। अब आप ये सोचिए कि अगर एक इतने बड़े आदमी जो कि देश का सबसे अमीर आदमी है उसके साथ ऐसा कोई गवर्नमेंट कर सकती है, तो फिर अब आप सोचिए उस देश में आम आदमी की क्या वैल्यू होगी। तो आप समझ ही गए होंगे इस पूरे इंसिडेंट में कितने सारे कोइंसिडेंसेस थे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।